दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है। सियासी नारों में एजेंडा तय हो गया है। बीजेपी का नारा है चलो चलें मोदी के साथ। केजरीवाल 49 दिनों की झांकी दिखाकर 5 साल मांग रहे हैं और कांग्रेस नारा दे रही है कि विकास की डोर टूट गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने नारों के साथ साथ अपने सबसे बड़े नायकों को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस के नायक राहुल गांधी सीन से गायब हैं। दिल्ली में दमदारी से लड़ने के नाम पर कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या दिल्ली में बड़े नेताओं से होगा कांग्रेस का बेड़ा पार? क्या मोदी केजरीवाल की जंग को त्रिकोणीय बना पाएंगे राहुल गांधी? एक के बाद एक चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के दिग्गज जब मंथन करने बैठे थे, तब सबके माथे पर शिकन थी और जहन में एक ही सवाल कि दिल्ली में खोया जनाधार वापस कैसे आएगा। वैसे कांग्रेस का जनाधार खोया क्यों, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे नीचे के वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे उनसे रिश्ता जोड़ा जाए, कैसे गांव-गांव पहुंचा जाए, किस तरह से लोगों का मन पार्टी के लिए फिर से पहले जैसा बनाया जाए, तैयार किया जाए, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव अब करो या मरो का सवाल बन चुका है। यही वजह है कि कांग्रेस ने दिल्ली में उन तमाम दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना लिया है जो लड़ने से पहले ही हौसला हार चुके थे। तो क्या आप लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या आप लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे नहीं लगता है किसी ने खबरें प्लांट की हैं। आपको कहा जाता तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। 10 को लड़ाऊंगा। मैं क्यों लड़ूंगा? 10 को लड़ाऊंगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने दिल्ली में उम्मीदवारों की दूसरी सूची तैयार कर ली है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को सदर बाजार, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को ग्रेटर कैलाश, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को द्वारका, दिल्ली के पूर्व मंत्री किरण वालिया को नई दिल्ली, पूर्व मंत्री युगानंद शास्त्री को मालवीय नगर और दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर प्रेम सिंह को अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस का बड़े नेताओं के सहारे ही बेड़ा पार हो पाएगा, वो भी तब जब खुद कांग्रेस मान रही है कि बड़े नेताओं ने खुद को जनता से दूर करके कांग्रेस का बेड़ा गर्क करवाया। दिल्ली में फिलहाल हर कोई यही मान रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान की रैली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी महाभारत का शंखनाद कर दिया है। अगर आपको एनआरकी करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगोड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला। अगर कोई व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करता है तो हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, उस आदमी की पर्सनालिटी के ऊपर हम कभी भी कमेंट नहीं करते। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आला नेताओं के बीच जुबानी जंग के बीच कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी कहीं सीन में दिख नहीं रहे। दिल्ली में कांग्रेस की कमान स्थानीय नेताओं के ही हाथों में है। ऐसे में सवाल भी खड़ा है कि क्या बंद दरवाजों के पीछे बैठकों के जरिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में मोदी बनाम केजरीवाल की जंग को त्रिकोणीय बना पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल कई सारे हैं कांग्रेस के सामने, खासकर क्योंकि कांग्रेस जिसने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया है, आखिरकार वो हाशिए पर क्यों चली गई? आखिरकार कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा जनाधार आम आदमी पार्टी के हाथों क्यों खो दिया? विधानसभा की नहीं, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की इतनी बुरी गति दिल्ली के अंदर कैसे बनी? और क्या कांग्रेस अब सीन में दिखाई पड़ती है? क्या कांग्रेस एक त्रिकोणीय मुकाबला करने के लिए भी तैयार है? इन्हीं तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी और मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो कि दिल्ली की नब्ज पर
बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं। रास बिहारी जी मौजूद हैं, मेरे साथ विनोद कुमार बिन्नी मौजूद हैं जो कि आप पार्टी से जुड़े हुए थे लेकिन निर्दलीय पूर्व विधायक हैं। मेरे साथ अभय सिन्हा जी मौजूद हैं जो कि लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ हारून यूसुफ साहब हैं जो कि एक जाना माना चेहरा है कांग्रेस का और दिल्ली में कांग्रेस की कैंपेन को लीड करने वाले चेहरों में से एक हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं संबित पात्रा जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हारून साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, चाय की पार्टी कर रहे हैं, सेल्फी विद केजरीवाल कार्यक्रम चला रहे हैं, लंच विद केजरीवाल कार्यक्रम चला रहे हैं, लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहां है? लोग तो उनको ढूंढ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। और जिस रामलीला मैदान की रैली का आप जिक्र कर रहे थे, जो रामलीला मैदान में हुआ है वो सारी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और जो बनारस में और लखनऊ में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नतीजे आए वो भी देख रहा है। और दिल्ली के कैंटोनमेंट बोर्ड में कांग्रेस 2013 के मुकाबले में 11.5% वोट ज्यादा लेके गई है, ये भी दिल्ली वालों ने ही किया है। नहीं, यूपी बिहार के जब उपचुनाव के नतीजे आए थे तो आप ही बोल रहे थे जो लहर है बीजेपी की वो खत्म हो गई है, लेकिन आपने देखा पहले राष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद जम्मू और कश्मीर, उसके बाद झारखंड, एक के बाद कांग्रेस खत्म होती गई, लेकिन मोदी की लहर खत्म नहीं हुई। हारून भाई, दीपक भाई, जो आखिरी लॉ होती है ना वो कभी तेज होती है कभी हल्की होती है, ये उस स्थिति अब शुरू हुई है। और ये जल्दी जिस तरीके से देश के लोगों को गुमराह करने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने नारे और वादे किए हैं, देश के लोग अच्छी तरीके से सच्चाई को अब देखते आ रहे हैं। देश के लोग सच्चाई को देख रहे हैं, लेकिन आपका पोस्टर मैंने देखा, उसमें लिखा है विकास की डोर टूट गई। कैसे टूटी 7 महीने के अंदर और किसने तोड़ी? गलत क्या लिखा है उसमें? जो दिल्ली के अंदर विकास था वो रुक चुका है। आज स्वयं प्रधानमंत्री देश के ये कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो बिजली की व्यवस्था है हम 3 साल के अंदर सुधार देंगे और 24/7 बिजली मिलेगी। दिल्ली में इन्वर्टर्स नहीं होंगे और दिल्ली के इन्वर्टर हम खत्म कर देंगे। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, ये वो दिल्ली थी जहां जब हम मार्केट्स में जाते थे, घरों में जाते थे तो जनरेटर का धुआं हमारा इस्तेमाल करता था। इन्वर्टर्स इतनी तेजी से लोग खरीदते थे कि मार्केट में ब्लैक होने लगी थी। और जब हमारा दौर आया तो इन्वर्टर की सेल तकरीबन 87% गिर गई और एयर कंडीशनर्स की जो सेल है वो तकरीबन 300% हो गई। ये इसीलिए हो गई क्योंकि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिला करती थी। और प्रधानमंत्री कहते हैं हम 3 साल, इसका मतलब है स्वीकार कर रहे हैं कि 1 साल में 3 महीने केजरीवाल जी ने और 7 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली की यह हालत दिल्ली में कर दी है। पानी की बात करो तो बोलते हैं कि हमने अभी फैसला हुआ है और मुनक कैनाल से हम बात करेंगे। अरे हरियाणा को सिर्फ एक आदेश देना है और वो जो मुनक कैनाल हमने दिल्ली सरकार के पैसे 350 करोड़ रुपए दिए थे, केवल सिर्फ पानी छोड़वाना है उसमें। ये भी दिल्ली के लोगों पर जब तक पूरी तरह एहसान नहीं जता देंगे कि हम पानी देने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पानी नहीं छोड़ेंगे। पानी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये काम तो 15 साल में किसने किया था? सब शीला दीक्षित ने। देखिए 11 साल पहले मुनक कैनाल जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब ये एग्रीमेंट दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच में हुआ था। और वो नहीं, एग्रीमेंट किया तो हारून भाई शीला दीक्षित नहीं था ना। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि ये कोर्ट में चला गया था केस, और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि दिल्ली को उसका जो पानी है वो दिया जाए, हरियाणा सरकार दे, और मुनक कैनाल बन के तैयार है। नहीं, आप शीला दीक्षित के नाम को भूल रहे हैं। शीला दीक्षित ने 15 साल में ये काम किया था ना।
15 साल में नहीं हुआ था, ये 11 साल पहले 4 साल के बाद हुआ था जब सरकार बनी थी उसके। मैं तो मुनक कैनाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सभी कामों की बात कर रहा हूं, पूरे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, मेट्रो की बात कर रहा हूं, फ्लाईओवर की बात कर रहा हूं। इस सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं शीला दीक्षित को जाता है ना? बिल्कुल जाता है। शीला जी हमारी मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। अब अजय माकन कह रहे हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। देखिए कौन किस संदर्भ में क्या कह रहा है मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि शीला जी दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही और दिल्ली के विकास के लिए हम सब ने मिलकर शीला जी के साथ दिल्ली को जो तरक्की हुई है, चाहे रोड हो, मेट्रो हो, फ्लाईओवर्स हो, अंडरपास हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हॉस्पिटल हो, वो सब कांग्रेस की देन है। वो बिल्कुल। राज बिहारी जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपको हारून यूसुफ साहब से एक सवाल पूछना है, लेकिन उनसे पहले मैं डॉक्टर संबित पात्रा के पास चलूंगा। संबित पात्रा जी, आपको लगता है शीला दीक्षित जो 15 साल तक मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की, अब कांग्रेस के नेताओं को लगता है उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है? देखिए उस पर तो मैं उत्तर दूंगा। मैं पहले हारून यूसुफ जी को बधाई दे दूं क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता हैं वो अपने दिल पे पत्थर रखकर सच्चाई जानते हुए जिस प्रकार से बोलते हैं हम जीतेंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, ये बहुत साहस का काम है। वो सब लोग जानते हैं सच्चाई में क्या होने वाला है, किस प्रकार से कांग्रेस दूर दूर तक दिखने वाली नहीं है, उनका क्या हाल होने वाला है, क्या हाल है, ये सब कुछ जानते हैं। जानते हुए भी जिस साहस और शौर्य का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर करते हैं, ये बधाई का विषय है। इनको बिल्कुल अवार्ड देना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस की हालत आज वैसे ही है। मैं हारून जी को सुन रहा था, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो अभी बता रहे थे कि बीजेपी की लौ टिमटिमा रही है, बुझने वाली है, और ये सब बताया। कांग्रेस की हालत ठीक वैसे ही है जैसे आईसीयू में एक पेशेंट पड़ा हो, उसका वेंटिलेटर लगा हो और बुझने से पहले वो खिड़की से बाहर देख के सोच रहा है ये जो व्यक्ति सड़क पर चल रहा है इसकी जान कब निकलेगी। पहली अपनी जान की चिंता नहीं है, वेंटिलेटर में खुद पड़ा है। ये सड़क पे जो व्यक्ति चल रहा है इसकी जान कब निकलेगी उसकी चिंता है। और दीपक जी, आपने जो पहला प्रश्न पूछा था कि राहुल गांधी कहाँ गए, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, मैं उसका उत्तर देता हूँ। राज बिहारी जी भी बैठे हैं, वो उसको समझेंगे। प्रेस क्लब के पास एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा है। उस होर्डिंग में लिखा है कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन था। उस होर्डिंग में कांग्रेस के लोगों ने लिखा है, मैं नहीं लिखा हूँ, कांग्रेस के लोगों ने लिखा है आदरणीय राहुल जी, यदि आप अपनी बहना को सबसे बड़ा कोई गिफ्ट उनके जन्मदिन में देना चाहते हो तो कृपया करके सीट छोड़ दो और प्रियंका गांधी जी को लाओ। ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोगों ने उस बड़े होर्डिंग में लिखा है। तो राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक शीला दीक्षित जी को जो हाल और दशा हुई है आज कांग्रेस के अंदर, हारून यूसुफ जी दिल पे पत्थर रख के, वो उनके मंत्री थे और आज बोल रहे हैं कि वो जानते नहीं है। आज अजय माकन जी ने कहा है उनके सूरज का अस्त हो गया है, और अजय माकन जी भी जानते हैं कि अजय माकन जी का भी सूरज का अस्त होने की व्यवस्था कांग्रेस ने की है। सदर में अस्त होगा, नई दिल्ली में शीला दीक्षित जी का सूर्य अस्त हुआ था, सदर बाजार में अजय माकन जी का सूर्य अस्त होगा। कुल मिला के कांग्रेस का सूर्य अस्त होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। नहीं, संबित पात्रा जी, उसमें खबर में एक ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट ये है कि शीला दीक्षित चाहती हैं कि जो अजय माकन साहब हैं वो नई दिल्ली से चुनाव लड़े। उनका ये स्टेटमेंट भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आर्काइव्स वालों को बोलता हूं कि आज के उनके स्टेटमेंट को निकालने की कोशिश करें। लेकिन राज बिहारी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, और वो सवाल बड़ा मौजू बैठता है आज की इस पूरे डिबेट के अंदर, कि बीजेपी तो ठीक है, बीजेपी अंतिम समय तक अपने टिकट घोषित करना चाहती है। बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी का झगड़ा सड़कों पर ना आ जाए, क्योंकि वहां पर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है जहां तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। लेकिन कांग्रेस मार मार कर टिकट क्यों दे रही है अपने लोगों को? उससे पहले एक सवाल जरा इनसे कर लूं मैं। कर लो आप कर लो। हारून जी से एक सवाल है मेरा आपका। नहीं तो आप ये बोलोगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन कांग्रेस मार मार कर टिकट क्यों दे रही है अपने लोगों को? उससे पहले एक सवाल जरा इनसे कर लूं मैं। कर लो आप कर लो। हारून जी से एक सवाल है मेरा आपका। नहीं तो आप ये बोलोगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं। हम हारून जी करते रह गए। क्या पार्टी जो है
वो अजय माकन को नए सीएम के रूप में पेश करने जा रही है या नहीं? देखिए राज बिहारी जी, आप दिल्ली को की नब्ज को अच्छे से समझते हैं और जो कांग्रेस ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कांग्रेस ने कोई भी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। विधायक दल जब विधायक बनकर आएंगे तो विधायक दल का नेता कौन होगा ये स्वयं विधायक तय करेंगे और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप लोग तो सब तैयार है ना माकन जी को अपने नेता मानने के लिए? देखिए हम सब एक दूसरे को नेता मानते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपने जो सहयोगी नेता है उनको नेता माना जाए। लेकिन संबित मात्रा जी ने जिस तरीके से बददुआएं दी हैं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो उनकी खुशी जीत की इतनी ज्यादा है कि वो चाहते हैं कि अब सभी ध्वस्त हो जाए सिवाय उनकी पार्टी खड़ी रहे। आपने कहा कि सब एक दूसरे को नेता मानते हैं, आप तो अजय माकन को नेता मानते हैं, लेकिन अजय माकन आपको नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने आपसे कहा कि हम सब एक दूसरे को नेता मानते हैं। नहीं, अजय माकन जी आपको नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम कहा हम सब एक दूसरे को नेता मानते हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। दीपक जी आपका बात का जवाब देता हूँ। अगर हम 98 की बात छोड़ दें तो दिल्ली में हालांकि उस वक्त भी बीजेपी जीत के लिए लड़ रही थी। उसके बाद 2003 की बात करें, 2008 की बात करें, 2013 की बात करें, बीजेपी हमेशा सरकार बनाने की बात करती रही है। अपने मैनिफेस्टो भी इसी बात के लाते रही, हम सरकार बनाएंगे तो ये करेंगे। 2013 में भी मेरा मानना है बीजेपी की जीत हो जाती अगर बीजेपी कुछ गलतियां नहीं करती तो। मेरे ख्याल से इस बात से डॉक्टर संबित पात्रा भी सहमत होंगे, क्योंकि अब ठीक है सामने नहीं बोलेंगे लेकिन वैसे तो सहमत होंगे ही अंदर अंदर। इस बार भी अगर बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं कि टिकटों की लड़ाई, बीजेपी टिकटों की लड़ाई पहले भी बहुत थी और इस बार और ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद यह है कि अभी कुछ और नेता आएंगे उनको, जैसे आज 2-3 नेता आए हैं पार्टी में। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उसका कुछ हलकों में उनके पास में बहुत अच्छे उम्मीदवार नहीं है। जैसे अगर हम रिजर्व सीट की बात करें, 12 रिजर्व सीट हैं, तो 2-3 सीटों को छोड़ दें तो उनके पास सीटों पर अच्छे उम्मीदवार नहीं है। कुछ उम्मीदवार लाने की बात चल रही है, क्योंकि पार्टी ने उस तरह के लोगों को पैदा ही नहीं किया, मतलब उनको उभरने ही नहीं दिया कि वो आके इस तरह की राजनीति करें। दूसरा क्या है कि पार्टी में इस वक्त सबको लग रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, बहुत मजबूती सरकार बनने वाली है, तो सब नेताओं को ये लग रहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको लग रहा है कि मेरे लोग कैसे फिट हो टिकट लेने में, क्योंकि दिल्ली में सबका इंटरेस्ट है। जैसे अब मान लीजिए हरियाणा में टिकट बढ़ती है तो हरियाणा में बीजेपी के तमाम नेताओं को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन दिल्ली में चूंकि सब नेता दिल्ली में रहते हैं, बड़े नेता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनका अपना खास नेता है। पिछली बार चुनाव में आपने देखा होगा कई ऐसी सीटों पर उन नेताओं को अचानक टिकट दे दी गई जो कहीं भी नहीं थे और जो काम कर रहे थे पिछले कई साल से बीजेपी में, उनको किनारे बैठा दी गया। इस कारण लड़ाई झगड़ा हुआ। और खास तौर में अगर देखेंगे आप, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी अपने जो पार्षद थे उनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इस कारण और इस वक्त बहुत सारे पार्षद जो है वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, तो लड़ाई तो बीजेपी में इतनी जबरदस्त है। इसी कारण अगर आप देखते होंगे कि मैंने इतनी भीड़ शायद आज तक दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पे नहीं देखी। बिल्कुल भीड़ ही भीड़ है, इतनी भीड़ है दिल्ली कार्यालय पे कि पंत मार्ग पर एक तरह से रास्ता जाम होने लगता है, क्योंकि पहले कुछ भीड़ जुटती थी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेश सिंह हुड्डा के कारण, कि पहले बीजेपी के कार्यालय पर जो हरियाणा से लोग आते थे उनकी भीड़ होती थी, लेकिन आज पूरे पंत मार्ग पर बीजेपी के लोग आते हैं उनकी भीड़ वो लगती है। और निश्चित रूप से ये आप मान लीजिए जिस दिन टिकट वो बटेगी बीजेपी की उस दिन बहुत हल्ला मचने वाला है, बहुत हल्ला मचने वाला। लेकिन विनोद कुमार बिन्नी जी, आपसे बड़ा और सीधा सपाट सवाल मेरा, आपने घोषणा की थी कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्या आप लड़ेंगे नई दिल्ली से? हाँ बिल्कुल पक्का, मैं 4 महीने से नई दिल्ली पे काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल तैयारी में हूँ और मैंने जो फॉर्मेलिटीज होती हैं नॉमिनेशन के लिए वो भी लगभग कंप्लीट की है। और मेरा ये मानना है कि जैसे ही 2-3 दिन 4 दिन में जैसे ही टाइम आएगा हम नॉमिनेशन भरेंगे और सारी चीजें
जो आम आदमी पार्टी ने जितनी गलतियां की हैं, जिन लोगों को जितना गुमराह किया है, जितना मूर्ख बनाया है, वो लोगों को बताएंगे, साथ साथ अपना कार्य बताएंगे। जो मोहल्ला सभा हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लोगों के सामने ले जाएंगे और हम पूरी तैयारी में पिछले 4 महीने से हम लगे हुए हैं। और वहां हमें, क्योंकि हम बाकी हो सकता है पार्टियां जीरो से शुरू करें, लेकिन हमारा जो अपना सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वोट से हम शुरू करने जा रहे हैं। हम लगभग 20,000 वोट से तो वहां शुरू करेंगे। आज की डेट में हम वहां खड़े हैं। आज की डेट में आप वहां खड़े हैं। लेकिन विनोद कुमार बिन्नी जी, भारतीय जनता पार्टी से आप बड़े नजदीक थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने सपोर्ट की घोषणा भी करी थी, तो क्या ये टिकट भारतीय जनता पार्टी का होगा? नहीं, मैं भारतीय जनता बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं की। जब जब आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने कंडीशन लगा के ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये करेंगे तो मैं उनके साथ हूं। मैं किसी लालच की वजह से उनके साथ नहीं हूं। ना मैं भारतीय जनता पार्टी में आज तक मैंने टिकट के अप्लाई किया है, ना मैंने ज्वाइन करने की बात की है, ना मैंने कोई और बात की है। मेरा तो सीधा मानना है कि दिल्ली की जनता के हित में जो अच्छे काम हो सकते हैं उनकी सराहना होनी चाहिए। मोदी जी ने जो अभी जो रैली में घोषणा की है बिजली को लेकर, मोबाइल जैसी क्रांति लाने के लिए, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं कि ऐसी क्रांति अगर दिल्ली में आएगी ना तो किसी को सब्सिडी देने की जरूरत पड़ेगी, ना पैसे कम करने की जरूरत पड़ेगी। आप कंपटीशन इतना दे दीजिए बिजली में कि लोगों को कम दर पे बिजली मिल पाए। क्योंकि जब मोबाइल आया था तो 32 रुपए आउटगोइंग हुआ करती थी, 16 रुपए इनकमिंग हुआ करती थी। आज कॉल दर 75 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे तक आ गई है। हो सकता है उसी तरह बिजली के दाम कम होंगे, लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, हेल्थ, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें समय लगेगा 2-3 साल, लेकिन दिल्ली आने वाले समय में दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपको केजरीवाल के खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिल रहा और एक कैंडिडेट यहां पर बैठे हुए विनोद कुमार बिन्नी, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपकी पार्टी इनको टिकट क्यों नहीं दे देती? ये तो पार्टी निर्णय लेगी किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। मगर 2-3 अभी सुन रहा था सबको, 2-3 पॉइंट में सबको जवाब दे दूं। पहले अभी आपने हारून यूसुफ साहब से पूछा कि उनके सीएम कैंडिडेट कौन होंगे, तो मैं अभी आपसे कहूंगा, आप ऐसे क्यों कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर अत्याचार करते हैं? वो भी जानते हैं कि उनका कोई सीएम नहीं होने वाला है। आप ही बता दीजिए कौन होगा। ये अत्याचार हम इन पर भी करेंगे, ये अत्याचार हम इन पर भी करेंगे। हारून यूसुफ साहब ने कम से कम एक ना बताए तो 10 बता दीजिए, इन 10 में से कोई होगा। नहीं, मैं तैयार हूं सत्याचार के लिए। ठीक है, अभी आपकी पार्टी ने भी 98 में सुषमा स्वराज, 2003 में लाल खुराना, 2008 के बाद मल्होत्रा, 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन घोषित किए कि नहीं किए थे? पात्रा जी, जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि हारून यूसुफ साहब ने बार बार कहा कि हम एक दूसरे को नेता मानते हैं। सुनिए, एक दूसरे को नेता मानते हैं। स्वाभाविक रूप से जब जनता अब उनको नेता नहीं मानती है तो एक दूसरे को नेता मान के खुश रहना पड़ेगा ना। कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा, तो बहाना ढूंढ लिया है इन्होंने। एक दूसरे को नेता मान के ये खुश रहते हैं। तीसरा, अभी बिल्कुल सही कहा रास बिहारी जी ने, जितनी भीड़ होती है अब 14 पंडित मार्ग में, वो कल्पना से बाहर है, कल्पनातीत है। स्वाभाविक है, जहां से लोगों को आशा है, जहां लोगों को लगता है कि हमारा एस्पिरेशन पूरा होगा, भीड़ तो वहीं होगी ना। और भीड़ थोड़ी जाके कांग्रेस के दफ्तर में होगी। आज दिल्ली में सबसे बड़ा अत्याचार अगर कुछ है तो वो कांग्रेस का टिकट पाना है। लोगों को आप कांग्रेस का टिकट दे दीजिए, उनको लगेगा कि हमारे पर भारी जुल्म हो गया है, कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है। तो हमें स्वाभाविक रूप से लोगों को आशीर्वाद देना है, अत्याचार नहीं करना है। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट के रूप में। जहां तक किसको टिकट मिलेगा इंतजार करना है, थोड़े दिनों में वो घोषित करेंगे। थोड़े दिनों में आप घोषित करेंगे। लेकिन हारून यूसुफ साहब, आप डॉक्टर संबित पात्रा का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उस जवाब से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए। वो सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस जनता से इतनी दूर जा चुकी है कि आपको एक दूसरे को नेता मानना पड़ रहा है? ऐसा है, संबित पात्रा जी को तो जो खुशी का एहसास पिछले 7 महीने से हो रहा है, और मेरे ख्याल से अच्छे दिन आ गए हैं जहां केवल 2 सीटें हुआ करती थी, तो आदमी जब आकलन करे तो अपने माजी को भी देखे और मुस्तकबिल के ऊपर भी सोचे, और खाली प्रेजेंट को देख के, मौजूदा हालात को देख के इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 सीटें थी आपकी पार्लियामेंट में। कांग्रेस ने बहुत दौर देखे हैं और कांग्रेस ने हमेशा वो किया है जो आवाम के हित में होता है, ना कि नारे देके लोगों को गुमराह करना और उनको एक शब्द बाग दिखाना। अच्छा, आपने आवाम के हित में किया है। मैं अभी गिनाऊंगा आवाम के हित में क्या क्या हुआ है, क्योंकि आप पार्टी के अभय सिन्हा जी भी मौजूद हैं और अभय सिन्हा भी आपको गिनाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने आवाम के हित में क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं। लेकिन संबित पात्रा को जोड़ना चाहते हैं। संबित पात्रा, मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता की पहली पसंद है। आपके पास चेहरा नहीं है, आपके पास सिर्फ मोदी जी हैं।
मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। क्या आपको नहीं लगता इस रेस में आप पिछड़ सकते हैं? क्योंकि हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ महाराष्ट्र, इन तीनों जगह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके लिए बहुत बड़ा मददगार था। दिल्ली में ऐसा नहीं है। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। 2 मिनट जरा पहले हारून भाई जी का भी उत्तर दे दूं। हारून जी बड़े अच्छे इंसान है। हारून जी, आपने 2 सीट वाली बात सच कही। अरे हम भी कभी 2 सीट पे थे, 2 सीट से यहां तक आए हैं। मगर याद रखिए, जब हम 2 सीट पे थे, हाँ नहीं, मगर हारून जी मुस्कुराकर, मैं उनको मुस्कुराकर जवाब दे दूं जरा। ये 2 सीट से हम यहां तक आए हैं। हमारे पास वाजपेयी जी थे जब हमारे पास 2 सीट था। आपके पास राहुल जी है जब आपके पास 44 सीट है। और राहुल जी आपको 2 सीट पे लाके खड़ा करेंगे, ये आश्वासन आप हमसे लेके जाइए। ये अहंकार की बात नहीं है, विनम्रता से कह रहा हूं। ये आप भी जानते हैं कि आप 2 सीट पे आने वाले हैं आने वाले समय पे। खैर, जो सवाल दीपक जी ने पूछा, मैं उसका मतलब वाजपेयी जी आपको 2 सीट पर लेकर गए थे, ये कह रहे हैं होगा चेहरा है कि नहीं, ये आपने हमसे तब भी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि वाजपेयी जी को, वाजपेयी जी 2 सीट से आगे बढ़ाकर लाए थे, सरकार तक लेके आए थे। ऐसे नेता हमारे पास थे, ऐसा नेता हमारे पास थे कि 2 सीट से यहां तक का सफर वाजपेयी जी और हमारे संगठन के नेताओं ने पूरा किया। मगर राहुल गांधी उनके पास तब है जब इनकी हाल खराब है, ये और नीचे तक ले जाएंगे, चिंता मत करिए। मगर जो सवाल आपने पूछा उसका उत्तर दे दूं। सम्मानित न करें ये बात के कह के। तभी तो वो ऐसे संगठक थे, वो ऐसे संगठक थे जिन्होंने हमें आगे लिया। मगर आपके संगठक कौन है आप देखिए, वो कहां लेके जाएंगे ये भी आप जानते हैं। खैर, दीपक जी, आपने पूछा चेहरे के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के बारे में। तो मैं बता दूं कि ये सवाल कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, आपने हमें महाराष्ट्र के चुनाव में पूछा, झारखंड के चुनाव में पूछा, आपने हमें हरियाणा के चुनाव में पूछा। और तीनों मुख्यमंत्रियों को 4 दिन पहले हमने दिल्ली की रैली में दिखाया कि किस प्रकार से साधारण जनता से उठे हुए 3 मुख्यमंत्री जनता को मिले हैं इन तीनों राज्यों में। दिल्ली में ये जो बार बार कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल का चेहरा है आम आदमी पार्टी के पास, तो मैं कह दूं, हाँ, उनके पास एक चेहरा है। ना तो उनके पास सोच है और ना ही उनके पास शरीर है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन है। आज कोई भी आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो अच्छी तरह से लड़ना नहीं चाहता है, वो रिलक्टेंट कॉन्टेंडर है। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, आप जाके पूछिए तिमारपुर में, आप जाके पूछिए मॉडल टाउन में, जो लोग वहां से लड़ रहे थे पहले, वो सब पीछे हाथ खींच रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता है। तो रिलक्टेंट कंटेंडर है, केवल चेहरा कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास चेहरा भी होगा, हमारे पास दिमाग भी है, अर्थात मोदी जी की सोच भी है, हमारे पास शरीर भी है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा भी है, पोलिंग बूथ तक काम करने वाले लोग भी हैं, और सब में ऊर्जा है, एनर्जी है। केवल चेहरा से वो जो इलेक्शन लड़ने वाली बात है। संबित पात्रा से जानना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि भाजपा की पार्टियों में भीड़ लगती है, काफी भीड़ लगती है। वो भीड़ सत्ता की भीड़ है। जब सत्ता की भीड़ होती है तो सारे लोग जुटते हैं, टिकट पाने के जुटते हैं। जब टिकट का बंटवारा आएगा तब पता चलेगा जमीन के नीचे पैर तले क्या है, पैरों तले क्या है, ये टिकट बंटने के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी आपकी पार्टी की तैयारी नहीं। उत्तर दे दूं? अब मैं एक मिनट, आपकी पार्टी की पूरी तैयारी आपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं की है, ना पार्टी में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है। आपके समय के हिसाब से चेहरे बदलते हैं। पिछले साल हर्षवर्धन जी का चेहरा था, और इसके बाद जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, समय के हिसाब से बदलता रहता है। जब महाराष्ट्र में सरकार बनी, अल्पमत की सरकार बनी, चाहे आपको पूरा बहुमत तो आया नहीं, तो इस तरह से आपके चेहरे बदले चले जाते हैं। अब आने वाला समय में क्या होगा ये आप घोषित कीजिए। और आपके पास तो एक चेहरे के सिवा कोई चेहरा ही नहीं है। एक सवाल पात्रा जी से है। तो पास तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल नेता है। अरविंद केजरीवाल के नाम, अरविंद केजरीवाल नेता है, के नाम पर खत्म। दूसरा नेता कौन है वो भी तो बता दीजिए। एक सवाल पात्रा जी से है। संजय सिंह है, हाँ, और संजय सिंह हैं, आपके गोपाल राय जी हैं, हाँ, और कई डॉक्टर आनंद कुमार है कहाँ आजकल, प्रशांत भूषण जी तो झाड़ फूट के अपने गोदाम में रख दिया आनंद कुमार को। आनंद कुमार बहुत सुलझे हुए नेता है। अरे कहाँ है वो आजकल? उनके तो पोस्टर लगे हुए गुमशुदा की तलाश, बुद्धिजीवियों के तो पोस्टर लगे हुए गुमशुदा की तलाश। आनंद कुमार जी का जिक्र इन्होंने अभी हम जब वेटिंग रूम में बैठे थे जब भी किया, इनके मन में भी पीड़ा है, उनके मन में भी पीड़ा है इस बात को लेके कि उनको गायब कर दिया गया, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ऑन कैमरा ये नहीं कह पाएंगे। जब हम वेटिंग रूम में बैठे थे उनके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा थी कि आनंद कुमार जी को कहीं उन्होंने ठिकाने लग दिया, उनके अंदर बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। इस बात को उन्होंने ऑफ द कैमरा स्वीकार किया है। सिन्हा जी एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया जब सरकार बनी नंबर 2 थे,
मनीष सिसोदिया के इलाके में जो होर्डिंग बैनर लगे, पोस्टर वो लगे हैं, उसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल का फोटो है। कम से कम मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में तो अरविंद केजरीवाल उनका फोटो साथ लगा लेते। अरविंद केजरीवाल जी के साथ मनीष सिसोदिया के भी फोटो है, ऐसा नहीं है। जो मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं उसमें अपने हिसाब से कहीं पर भगवंत मान जी का चेहरा है, कहीं पर और किसी का चेहरा है। वो तो मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में तो अरविंद केजरीवाल उनका फोटो साथ लगा लेते। अरविंद केजरीवाल जी के साथ मनीष सिसोदिया के भी फोटो है, ऐसा नहीं है। जो मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं उसमें अपने हिसाब से कहीं पर भगवंत मान जी का चेहरा है, कहीं पर और किसी का चेहरा है। वो तो क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से है, कैसा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि पार्टी के नेता है, कोई चेहरा मतलब ये कि कौन से चेहरे को कहां दिखा के लोगों को मूर्ख बनाना, ये आपकी प्राथमिकता है। मूर्ख बनाने की कैसी? अरे तो एक चेहरा आप रखिए, आप कह रहे हो कहीं किसी को यूज करेंगे, कहीं किसी को यूज करेंगे, बात नहीं है। तो ये तो शब्द है आपका। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शीला दीक्षित का जो आज का बयान है अजय माकन को, वो दिल्ली से चुनाव लड़ाना चाहती है, उसको दिखाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। और हारून यूसुफ साहब, मेरा बहुत साफ सवाल है आपसे, और साफ गोई से मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2013 के इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, उसके बाद राहुल जी और सोनिया जी खुद बाहर आए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपना प्रदर्शन किया है और इस नई राजनीतिक पार्टी से हमें कुछ सीखना चाहिए। जानना चाहता हूं 2013 नवंबर से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी से राहुल गांधी ने क्या सीखा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या सिखाया। चौरसिया जी, मैं आपको याद देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने, अडवाणी जी ने कहा था, संघ के कई लोगों ने भी कहा था। उनने तो सीख लिया, उन्हें सीखा कि नहीं सीखा, संबित पात्रा से पूछेंगे हम। मुझे लगता है कि राहुल जी ने तंज किया होगा इस पार्टी पे। नहीं जनाब, के सिद्धांत और जिस तरह की बिल्कुल तंज नहीं किया था, बहुत सीरियसली बोला था ना। जो आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली के लोगों को नारे दिए और जिस तरीके से केजरीवाल जी 49 दिन में दिल्ली छोड़कर भागे, जन लोकपाल और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग 8 महीने से एक होर्डिंग पे एक नाम नहीं लेते जन लोकपाल का। जो स्वराज की बात करते थे, आज स्वराज कहाँ गया? आज बिजली के 50% कहाँ गए? खामोश बैठे हैं, बलात्कार हो रहे हैं दिल्ली में। बिल को आपने पास होने करा दिया, 50% बढ़ गया है। ये कहाँ गए आम आदमी पार्टी की मोमबत्तियां? 14 फरवरी 2014 को आपने क्या किया आपको पता है? सिद्धांतवादी आपने खुद भाजपा के साथ मिलकर आपने कह दिया कि हमारी इतनी। ये बात गलत है, ये बात गलत है अभय सिन्हा जी, ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। ये देख लीजिए आप। नहीं हारून यूसुफ साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अगर ये इतने ओछे राजनीतिज्ञ थे तो फिर आपने इनको बच्चों की कसम के बाद सपोर्ट क्यों दिया था? आपकी और इनकी मैच फिक्सिंग की थी। सपोर्ट इसलिए किया था दीपक भाई, सपोर्ट इनको इसलिए किया था कि जो शब्दवाग दिखाए थे, हमने सोचा हो सकता है कि हम सक्षम ना हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कुछ जादुई चिराग लेके आए जो कर पाएंगे। लेकिन जो नतीजा सामने आया है, 49 दिन में वो गैस टीचर, वो होमगार्ड, वो सफाई कर्मचारी हमारे दिल्ली के जिनको पक्का करने का वादा किया था, जब इनको लगा ये वादे पूरे करना असंभव है, तो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के नाम पर और जन लोकपाल के नाम पर सरकार से भाग गए और अब जन लोकपाल का नाम नहीं लेते। अच्छा अभय सिन्हा जी, मेरा सीधा सवाल, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल, विधानसभा का इतिहास गवाह है इसका। नहीं ऐसी मेरा पूरा सीधा सवाल, जन लोकपाल का मुद्दा आज कहाँ है? जन लोकपाल का मुद्दा आज भी है, पार्टी कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहाँ है? वो देखेंगे आप जब अभी घोषणा पत्र में आ रहा है। कहाँ पर है? नहीं मुझे बताइए ना, किसी होर्डिंग और पोस्टर में है जन लोकपाल के? तो जो पहले आम आदमी पार्टी ने किया पिछले किसी होर्डिंग और पोस्टर में है कि पिछले सरकार ने राज्यपाल की बिना सहमति से उन्होंने नहीं, तो आपने प्रोसीजर ही गलत अपनाया था, आपने प्रोसीजर ही गलत अपनाया था। तो उसके पहले भी जाके केंद्रीय सरकार जिम्मेदारियों से भागने के लिए एक तरीका था कि हम इस बहाने से जाएंगे, गैर संवैधानिक तरीके से एक पटल पे विधानसभा में रखने का प्रयास किया, उसी वजह से वो। लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि आप भागना चाहते थे, आप भागना चाहते थे, बिजली पे हम फेस नहीं कर आप पाएंगे, भागना चाहते थे क्योंकि आपने जो वादा किया था केजरीवाल जी चाहते। अच्छा आप ये बताइए, 50% बिजली के दामों में कमी करेंगे, ये आपके किस पोस्टर पे लिखा है दिल्ली में?
हारून भाई, आपने कोई पोस्टर देखा है जिसमें लिखा हो आम आदमी पार्टी ने कि 50% बिजली के दाम कम करेंगे? बिजली के दाम आधे करेंगे, ऐसा है, बिल्कुल है। अभी फिर से बिजली के दाम आधे करेंगे, ऐसा है पोस्टर। एक बात कहती है, अभी अभय जी कह रहे थे कि हमने जन लोकपाल पर काम किया है, लेकिन इनके नेता, जब हमने कहा कि आप इसकी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको दूर करके केंद्र सरकार से लेकर आइए, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन देगी और इस जन लोकपाल को पास करेगी। आज तक आप समर्थन दे रहे थे, नहीं लेते। अगर जन लोकपाल का समर्थन नहीं देना था, भावुक करने के लिए कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, इस तरह की झूठी बातें करना इनकी आदत हो गई है। उससे भी बड़ी बात है कि जन लोकपाल रात तक तैयार नहीं था इनके पास। नहीं, जन लोकपाल की तो बात छोड़िए, जन लोकपाल एक छलावा था। मैं तो आम आदमी से जुड़े मुद्दे की बात कर रहा हूं। और संबित पात्रा जी, आप बताइए, आम आदमी पार्टी के इतने पोस्टर देखे आपने, किसी एक पोस्टर में लिखा हुआ है कि वो बिजली के बिल 50% कम कर देंगे इस बार? किसी भी एक पोस्टर में लिखा हुआ है? कहीं नहीं दिखता। किसी भी एक पोस्टर में लिखा हुआ है दिल्ली में कि बिजली के बिल करेंगे, ऐसा है 50% कम कर देंगे? अभी है दीपक जी, आप देख सकते हैं। दीपक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा, एक सेकंड, आपको ध्यान होगा जब, हाँ, सुनिए, एक पोस्टर मत देखिए, हम आपको कुछ बता रहे हैं, सुनिए। आपको ध्यान होगा दीपक जी, जब अरविंद केजरीवाल यहां से सीएम के कुर्सी को छोड़कर पीएम बनने गए थे वाराणसी, ट्रेन में बैठ के गए थे, वहां उतरकर गंगा किनारे उन्होंने एक झोपड़ी बनाया था और तमाम मीडिया के लोगों ने उस झोपड़ी को दिखाया था। अरविंद केजरीवाल जी झोपड़ी के द्वार में खड़ा होकर ऐलान किया था उन्होंने कि मैं अब आजीवन इस झोपड़ी में रहूंगा और जमुना के किनारे जो बनारस बसा है उनके लोगों का सेवा करूंगा। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वो झोपड़ी भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी बनारस में नहीं है। सोचिए, झोपड़ी डेमोलिश करके अरविंद केजरीवाल पुनः सीएम बनने, पीएम का सपना छोड़ पुनः सीएम बनने दिल्ली वापस आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए किया था उन सबको वो डेमोलिश कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुख्य मकसद कुछ बनना है, कुछ करना नहीं है। दे आर इन अ हरी टू बिकम, नॉट टू डू। दिल्ली की जनता के लिए कुछ करना होता तो वो दिल्ली में रहते और परिपक्वता के साथ यहाँ काम करते। उन्हें सीएम बनना था रातों रात, फिर सुबह होते होते पीएम बनना था और पीएम नहीं बन पाए तो पुनः सीएम बनना है। यहाँ बनने की दौड़ चल रही है, करने की दौड़ बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की जनता ये जानती है। एक मिनट अभय सिन्हा जी, मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपको भी रोकूंगा, क्योंकि केजरीवाल की सभा चल रही थी दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा में और वहां पर अंडे पड़े हैं, उनके ऊपर अंडे पड़े हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंडे पड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या हुआ है वहां पर? देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर सुल्तानपुर माजरा में एक रैली यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ले रहे थे। उसी दौरान फिर से वही सपने लोगों को दिखा रहे थे, जिससे जनता वहां पे नाराज थी और उसने विरोध किया और साथ में उनसे यह सवाल पूछा कि भाई इस बार क्या सपने दिखा रहे हो, किस तरह से तुम पूरा करोगे। इस पर उनके तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके एक कार्यकर्ता ने बड़े ही ऑब्जेक्शन तरीके से वहां सवाल खड़े किए, जिससे जनता भड़क गई और अंडे और पत्थर वहां पे फेंके गए। यानी फिर से ये स्टंटबाजी है, लेकिन ये तमाम जो स्टंटबाजी है इसमें फिर से सवाल खड़े, कहीं वही अरविंद केजरीवाल के कुछ लोग तो नहीं है जो मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, जिस तरह से तमाम इससे पहले भी, चाहे वो ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा हो या फिर तमाम जो इनकी रैलियों में जो भी प्रदर्शन हुए हैं, क्या ये कोई सुनियोजित ढंग से तो नहीं है? अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आने के लिए, पब्लिसिटी में बने रहने के लिए इस तरह के जो स्टंट करते रहते हैं, कहीं वही तो नहीं है नतीजा? तो इससे सवाल अभी है, तमाम लोगों से जो है वो अभी तहकीकात चल रही है, बातचीत चल रही है। तमाम नेताओं का यही कहना है, जो मेरी बातचीत हुई, कि ये फिर से वही स्टंट बाज हैं, वो फिर से ये सारे काम करते हैं, जैसे सुर्खियों में वो बने रहे, मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी का नतीजा फिर से वही सुल्तानपुर माजरा में देखने को मिला। जिस हिसाब से ऑटो वाले के साथ हादसा हुआ था, वो खुद उसके घर जाते हैं माफी मंगवाने के लिए। तो तमाम जो सवाल है फिर से वही घेरे में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल का जो स्टंट है फिर सब सामने नजर आ रहा है। जिस हिसाब से चुनाव धीरे धीरे पीक पे चल रहा है, तो स्टंट भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टियों के साथ नजर आ रहे हैं। दीपक जी, अच्छा जी, इससे पहले कहाँ कहाँ उनको टमाटर, अंडे, पत्थर पड़े हैं दिल्ली में? इससे
इसके पहले इनकी जो रैलियां हुई हैं 2-3 जगहों पर, तो वहां पे विरोध हुए थे, एक प्रदर्शन हुआ था। इससे पहले अभी अरविंद केजरीवाल तो रैली में नहीं थे, लेकिन जनकपुरी में जब इनकी एक सभा जो प्रत्याशी वो कर रहा था, वहां पर एक शख्स ने जब सवाल खड़े किए तो उस शख्स को किनारे किया गया, लेकिन वहां पे विरोध जो जनता थी वहां विरोध की और काले झंडे वहां दिखाए थे। तो साफ तौर पर है कि इनके प्रत्याशी के साथ साथ इनके ऊपर भी तमाम वो विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये विरोधी वो है कि क्या इनकी पार्टी की सभा जो इनकी बुलाई जाती है, इनके वही लोग होते हैं जो इनके सदस्य होते हैं, और ये वही सदस्य होते हैं जो इनकी बात सुनना चाहते हैं। अनाउंस करके उनको तमाम लोगों को बुलाया जाता है उस सभा में। तो ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इनके लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं पब्लिसिटी पाने के लिए, या हकीकत में जनता इनका विरोध कर रही है, इससे भी सवाल बरकरार है। दीपक जी, चलिए अजीत, सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है इस पब्लिक मीटिंग के अंदर इस अंडे फेंके जाने के बाद। स्टोन्स और अंडे दोबारा वापस ये सब रैलियों में शुरू हो जाए, ये आखिर मैं ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि ये पत्थर मारने से अगर इनको लगता है कि ये हमें चुप करा देंगे, बंद करा देंगे, तो इनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं। हम चुप नहीं बैठने वाले। तो जितने हमले होते हैं अरविंद केजरीवाल पर, चाहे वो अंडे फेंकना हो, चाहे वो टमाटर फेंकना हो, चाहे वो पत्थर फेंकना हो, या चाहे कोई उनको मारने की कोशिश करे, अरविंद केजरीवाल बिना जांच, बिना गवाह, बिना सबूत इसका सीधे आरोप मर देते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या कहती है, आप क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो अरविंद केजरीवाल की सभा में आज अंडे पड़े और उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने ये अंडे पड़वाए हैं। तो संबित पात्रा जी, अंडे पड़वाने की स्पेशलिस्ट हो गई आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी? मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। मैंने तो कई बार कहा कि अब चालू हो गया 1 महीने के लिए अंडे, इंक, स्लीपर, जूते, चप्पल, इसकी राजनीति शुरू गई हो। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। मैंने तो कई बार कहा कि अब चालू हो गया 1 महीने के लिए अंडे, इंक, स्लीपर, जूते, चप्पल, इसकी राजनीति शुरू हो गई है। ये जो ISS मत बोलिए, रेट बढ़ जाएंगे मार्केट में। स्लीपर एंड स्लैब डिपार्टमेंट, इसका काम शुरू हो चुका है। अब हाँ नहीं वो सब ब्लैक में रख लिया है आम आदमी पार्टी ने लेके। बड़ा हास्यास्पद। आप बता रहा हूँ दीपक जी, आप 1 महीना इंतजार करिए, ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा कि जो हमने कभी देखा ही नहीं होगा। जूते की बात करें, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है अंडा पड़ा तो कौन नहीं जानता इस बात को। व्याख्यान कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है, जो घट रहा है उसके लिए नहीं, कौन नहीं जानता है कि ये अंडा डिपार्टमेंट, ये इंक डिपार्टमेंट, चप्पल जूता डिपार्टमेंट आपका है, कौन नहीं जानता है? कांग्रेस के हर कोई जानता है, जनता के आड़ में ये सब होता है, जनता के आड़ में होता है। अच्छा अभय सिन्हा जी, एक बात बताइए, ये अंडे, ये चप्पल, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों पड़ते हैं? ऐसा तो नहीं है। अब तो चूंकि आप तो देख रहे हैं, चूंकि अरविंद केजरीवाल ज्यादा लोकप्रिय है, इस वजह से थोड़ा, इसलिए लोग अंडे मारते हैं। लोग अंडे नहीं मार रहे, तो लोग की आड़ में, जनता की आड़ में लोग फेंक रहे हैं। जनता की आड़ में कौन फेंक? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जानबूझ के फेंक रहे हैं। इससे उसको विध्वंस करना चाहते हैं, सभा को। इससे तो लोकप्रियता और बढ़ेगी उनकी, विध्वंस करना चाहते हैं। इससे तो लोकप्रियता और बढ़ेगी। चाहते नहीं कि अरविंद केजरीवाल शासन में स्वच्छता लेकर आए, उनके मन में ऐसा है जो कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट है अंडा फेंकने का? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इंक फेंकने का भी डिपार्टमेंट? किसी तरह कोई डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि चप्पल फेंकने का हम जनता के मुद्दों के साथ, नीतियों के साथ राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दों और राजनीति। ऐसे अगर अंडे नहीं फेंके जाते तो ये भी नहीं पता चलता कि केजरीवाल की कोई रैली हो रही है सुल्तानपुर माजरा में। और ऐसा नहीं है, उदाहरण और कितने डिपार्टमेंट है इनके? अंडे तो फेंके गए बहुत बड़े बड़े। मैं बता दूं कि कांग्रेस इतनी मैच्योर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की हरकत करने से दूसरे को पब्लिसिटी मिलती है, न्यूज चलती है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में किसी भी हद तक, किसी भी माजरे तक जा सकते हैं। पिछले दिनों एक घटना घटी थी, एक ऑटो वालों ने जीप पे चढ़ के थप्पड़ मारा था। उनके लोगों ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि दोनों को फल लेके उसके घर जाना पड़ा। उसके पीछे का आप सिस्टम समझिए, क्योंकि आप जब चीजों को मैनेज करते हैं, मैनेज करने के बाद में जब उसकी ज्यादा पिटाई हो गई तो कहीं वो ये बात किसी को बता ना दे, इसलिए अगले दिन उसके पास गए और उससे जो बातें इन्होंने करनी थी, बंद कमरे में जो बातें करनी थी, उसको करने का काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जानबूझ के अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए हमारी सभाएं कहां चल रही है, हमारा क्या हो रहा है, ये सब प्लानिंग से किया जाता है। मैं क्योंकि बहुत बारीक से देखा, मैं अरविंद केजरीवाल की जो अंदर की सोच है उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो किसी भी हद तक सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कैमरा भी ले जाते हैं अपने साथ, बिल्कुल, ताकि शूटिंग हो। हाँ बिल्कुल। और वो हमेशा पहले जाने से पहले सारी मीडिया को ट्वीट करते हैं, अपने पर्सनल कैमरे ले जाते हैं, अपने जो लोग लाइव चलाने वाले लोग उनको पूरा सेटअप लगाते हैं।
बनाते हैं, उसके बाद ये सब घटनाएं करते हैं। क्योंकि बिना कैमरे क्यों नहीं होता, उनको पता है कि भाई हमें ये घटना घटनी है, यहाँ कैमरे लगा दो, इस एंगल से कैमरा लगाओ, यहाँ से अंडा मारेगा, ये सब चीजें प्लान करने के बाद लगाते हैं। आपकी सोच है, ठीक है, मतलब सोच नहीं है, मैं उनकी मानसिकता को बताता हूँ। क्यों मैंने आप सिन्हा साहब, मुझे लगता है आप 1 घंटे भी उनके साथ नहीं बैठे, मैंने 11 महीने उनके साथ काम किया। मैं जरा अभय जी से पूछ लेता हूँ। अभय जी, आपने देखा कि जीतनराम मांझी में जूता फेंका गया, जूता फेंकने वाला पकड़ा गया। आपने देखा कि ममता बनर्जी के भतीजे को किसी ने थप्पड़ मारा, वो पकड़ा गया। लेकिन आप पर जूता फेंकने वाले, आप पर टमाटर फेंकने वाले, आप पर अंडा फेंकने वाले, आप पर पत्थर फेंकने वाले पकड़े क्यों नहीं जा जाते? पकड़ने की सवाल क्या जवाब? आप कह रहे हैं कि जनता के बीच से लोग आप कह रहे हैं कि हम इतने लोकप्रिय हैं, मारने वाले को गले लगाते हो आप। अच्छा हारून भाई को पूछ रहे हैं। हारून भाई, आपने खुद कहा हारून भाई फल लेके गया तो उसने क्या गलत काम किया? अगर फल अरे वो उसके पीछे की सच्चाई ना बता दे लोगों को, उसके पीछे की सच्चाई बताने की बात। ऐसा ना हो कि ज्यादा पिटाई हो। पहले एक आदमी को जूते मारो, उसके बाद उसके अगर फल लेके जाओ, ये कौन सी राजनीति हुई? कि उनको पता था कि हम ये मैंने उसको पता था कि पहले वो हमको चप्पल मारेगा, फिर हम उसको जूते मारेंगे, फिर उसके घर फल लेके जाएंगे। दूसरा गांधी जी फल लेके जाते थे। मैनेज करने वालों के पास इसलिए गए, नहीं तो थप्पड़ मारने वाले हम क्यों फल लेके जाएंगे किसी के पास? अरविंद केजरीवाल ने कोई हिंसा तो नहीं की? ये लोग उसके साथ वालों ने हिंसा की ना, गांधी जी के साथ वाले हिंसा करते थे तो अरविंद केजरीवाल इतने बड़े होते हैं, हिंसावादी होते तो बोलते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी पार्टी को चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। गलत तरीके से अपनी बोर्ड बनवाता हो, जिससे दिल्ली में धरना मिलता हो रहने के लिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? लेकिन मारने पीटने के पे विश्वास रखती है वो, ऐसी नहीं। कोई अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़े उसको मार पीट के भगा दिया जाए, उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाए। अगर किसी को गलतफहमी, फिर हम फल लेके जाएंगे, फिर हमको फल ले जाएंगे। यदि कोई गलतफहमी, फिर हम फल ले जाएंगे। उस गलतफहमी, जनता में गलतफहमी होती, उसको हारून यूसुफ साहब करने के लिए गए। ये जो अंडे पड़े हैं केजरीवाल पर, ये आपने पड़वाए हैं? देखिए, केजरीवाल और उनकी पार्टी जिसपे चाहे इल्जाम लगा दे, जिसको चाहे भ्रष्ट कह दे, जिसको चाहे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दे, इनकी पार्टी के कोई नेता पे आरोप हो तो ये एक जांच कमेटी बैठा लेते हैं और उसको क्लीन चिट दे देते हैं। सर्वे कराते हैं तो इनकी कमेटी कराती है और अपने आप को सबसे ज्यादा जो नंबर है सर्वे में अपनी सीटों को दे देते हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा विचित्र तजर्बा इस देश के प्रजातंत्र में देखने को मिल रहा है। और जो अभी संबित पात्रा जी ने कही, बात से सहमत हूं कि ये तो खुद ही टीमें तैयार कर रखी हैं कि अंडा कौन मारेगा, थप्पड़ कौन मारेगा और उसका ब्लेम किस पे हम डालेंगे। ये जब किसी सभा में जाते हैं तो इसकी बाकायदा रिहर्सल करके जाते हैं, ऐसा लगता है इनके बयानों से और बातों से। बिल्कुल। हारून यूसुफ साहब, मैं आपको शीला दीक्षित की एक बाइट सुनाना चाहता हूं और उससे आप पर क्लोजिंग कमेंट लूंगा। फटाफट शीला दीक्षित जी की वो बाइट सुनाई जाए। लगता नहीं कि जिस हिसाब से नई दिल्ली की सीट काफी कांटे की टक्कर मानी जाती है, तो सीट पर किसी उम्मीदवारी होनी चाहिए, आपकी क्या सोच है? देखिए, वो तय कर रहे हैं। मैंने जो सुझाव थे मेरे वो दे दिए थे ऑलरेडी। अब जैसा वो क्या सुझाव दिए थे आप? मैंने ये कहा था कि मुझे स्पष्टता से मैं बात कहना चाहती हूँ कि मुझे 2-3 नाम दिए थे, उनमें से एक अजय माकन जी का भी था, क्योंकि उनकी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रह चुकी है, इसलिए कहा था मैंने। लेकिन अंत में तो सुना हारून साहब, अजय माकन को चुनाव लड़ाना चाहती हैं शीला दीक्षित, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें जो उन्होंने कोई बात कही है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर हम संदेह के दायरे में खड़ा करें। उनकी अपनी एक राय थी और कांग्रेस की एक सीनियर नेता है, राय रखने का अधिकार उनको है और वो उन्होंने अपनी राय दी है। कोई ये थोड़ी कहा है कि ये होना चाहिए। क्या बात है हारून भाई, आप घुमा रहे हैं मामले को, लेकिन मामला कितना गंभीर है आप भी खुद समझ रहे हैं। मतलब तो एक चीज के कैमरे के सामने तो राय नहीं दी जाती ना। आला कमान को क्या राय दी है, क्या आप कैमरे के सामने देखे? बारे में बताया आपको। आला कमान को एक नेता ने क्या राय दी है, इतने सीनियर नेता ने, क्या उसको कैमरे के सामने कहेंगे आप? नहीं, अब किसी के बारे में कोई राय रखता है और उसको वो स्पष्ट करना चाहता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं है। चलिए हारून यूसुफ साहब, हम इसी नोट पर
खत्म करते हैं इस पूरी की पूरी बड़ी बहस को कि क्या कांग्रेस इसको एक त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएगी। बीजेपी चाहती है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला बने और अरविंद केजरीवाल का हुआ न खड़ा हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ी पसंद बनकर उभर रहे हैं और वो कहीं बीजेपी का खेल न खराब कर दें। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बनकर उभरता है कि मोदी का जादू कितना चलेगा। हाल फिलहाल तक मोदी का जादू चलता आया है, लेकिन दिल्ली का चुनाव अलग है, दिल्ली का चुनाव डिफरेंट है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। दोनों पार्टी के लिए ये करो या मरो का सवाल है। आज के टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।